नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करेंगे मौसी लेसन। किसे कहते हैं मौसी? हमारी मदर की यानी माँ की जो सिस्टर होती है उसे मौसी कहकर बुलाते हैं। इस मौसी लेखक पाठ के लेखक हैं भीष्म साहनी। इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1915, 7 अगस्त 1915 को। इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं जिसमें फेमस नॉवल है झरोखे और तमस। तमस इनका बहुत ही फेमस नॉवल है। कहानी संग्रह है, मतलब स्टोरी कलेक्शन का जो बुक है उसका नाम है भाग्य रेखा, शोभा यात्रा एक्सेट्रा। तो भीष्म साहनी जी ने मौसी इस पाठ में एक ऐसी लेडी के बारे में बताया है जिसका किसी से कोई रिलेशन नहीं था। अगर वो देखा जाए तो किसी की मौसी, किसी की माँ नहीं थी, लेकिन फिर भी जिस एरिया में वो रहती थी उस एरिया के लोगों का उससे बहुत अटैचमेंट था, खासतौर पे छोटे बच्चों का। इसलिए उन बच्चों ने हमेशा मौसी की बहुत हेल्प की थी। सबसे पहले मौसी लेसन में मौसी नेम के नीचे ही एक पाठ का आशय दिया हुआ है कॉलम में। इस पाठ में मौसी के निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण है। मतलब मौसी सब लोगों की सेवा, सब लोगों की हेल्प करती थी। उस एरिया में जितने भी लोग थे सबकी दुख सुख में सब में काम आती थी, और उसके बदले में निस्वार्थ भाव से, मतलब बिना किसी भाव के, बिना किसी फीलिंग के, उसको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए था। जैसे हम किसी पर्सन को बुलाते हैं अपनी हेल्प के लिए तो हम उसे मनी पे करते हैं, लेकिन मौसी को कोई मनी नहीं चाहिए थी। उसके पीछे उसकी कोई सेल्फलेस की फीलिंग थी उसके प्रति कि कोई चीज उसको नहीं चाहिए रिटर्न में। इस कहानी से बच्चों को परोपकार होता है चैरिटी, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर, बड़े लोगों के प्रति रेस्पेक्ट और असहायकों, हेल्पलेस पर्सनों की मदद करने की प्रेरणा, मोटिवेशन मिलता है। उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे। अब यहाँ पर उस औरत को, मतलब कौन थी वो लेडी? एक लेडी थी जिसे सब लोग उस एरिया के, बड़े लोग हो, छोटे लोग हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, सब उसे मौसी के नाम से बुलाते थे। बड़े भी और बड़ी उम्र के लोग भी, मतलब बच्चे भी और बड़ी उम्र, बड़ी एज के बुजुर्ग लोग, एजेड लोग भी उसे मौसी कह करके ही पुकारते थे। मौसी सबको माँ के जैसे प्यारी बनी थी। जैसे माँ हमें प्यार करती है ऐसे ही मौसी सबको प्यार करती थी। उसका कोई रिलेशन नहीं था किसी से भी, कोई माँ का रिलेशन नहीं था, कोई सिस्टर का, कोई मौसी का, कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन वो सब लोगों को प्यार करती थी और सब लोग उसे मौसी कहकर बुलाते थे। सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी। सुख और दुख का टाइम, कभी कोई दुखी पर्सन हो, किसी को फीवर हो, किसी को कोई और प्रॉब्लम हो, किसी के घर में काम हो, या फिर कोई सुख का फंक्शन हो, कुछ भी हो, सब में मौसी इन्वॉल्व होती थी। बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति बनी थी, और बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति, मतलब उनकी तो हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहती थी। मूर्ति मतलब स्टैचू, कि वो स्टैचू थी एक तरीके का, कि जो हर समय जिसको कोई ऑर्डर दो फटाफट रेडी हो जाएगी कोई भी काम करने के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए। प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। फाटक ही मतलब होता है गेट। जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, प्रतिदिन एवरीडे दोपहर आफ्टरनून को मौसी स्कूल के गेट पर पहुंच जाती थी। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधों मतलब शोल्डर पर अपने अपने बस्ता डाल देते। बस्ता मतलब स्कूल बैग, कि जैसे ही स्कूल फिनिश होता, घंटी बेल रिंग होती, बच्चे फट से रन करते हुए बाहर आते और अपने अपने बैग मौसी के शोल्डर पर डाल देते। कोई शोल्डर पे, कोई हाथ में, कोई इस तरीके से शोल्डर पे, कभी कोई गले में भी डाल देता था। एक तरीके से उसको चारों तरफ से वो कवर कर लेते थे मौसी को। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते थे, मतलब उसे हमेशा कवर कर लेते थे कि हमारे स्कूल बैग उठा लो मौसी। और मौसी को इस काम में कोई गुस्सा नहीं होता था, उसे बहुत खुशी मिलती थी क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी। दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले जा पहुंचती। जैसे ही आफ्टरनून ढल जाती, मतलब फिनिश हो जाती, तो मौसी नीम ट्री के नीचे, तले मतलब नीचे जाकर बैठ जाती, जहाँ सभी बच्चे खेला करते थे। वो एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर सभी बच्चे इवनिंग टाइम में या आफ्टरनून के बाद प्ले करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना
उन्हें कहानियां, स्टोरी सुनाना, चुटकुले, जोक और पहेलियां, रिडल्स सुनाना बहुत पसंद था। मौसी उस नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठती और मौसी को बहुत पसंद था कि बच्चे, जैसे ही वो बच्चे मौसी को देखते थे, मौसी के पास आ जाते थे, उससे कहते थे स्टोरी सुनाओ, हमें जोक सुनाओ, चुटकुले सुनाओ, पहेलियां, रिडल सुनाओ। वो सब कुछ उन बच्चों को सुनाती थी। वह तोता तोती की कहानी, वह पैरट की कहानी सुनाती थी, काठ के घोड़े, लकड़ी के हॉर्स की कहानी सुनाती थी, विरोचित कहानी, ब्रेव पर्सन की कहानी भी बच्चों को सुनाती थी। और इसमें उसे कोई गुस्सा नहीं होता था क्योंकि वो बच्चों को बहुत प्यार करती थी। तो बच्चे जो जो डिमांड करते वो उसे पूरा करती। मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, रोस्टेड चना, टिकिया, मूंगफली, ग्राउंडनट्स आदि कुछ ना कुछ रखती थी। अब उसे मालूम था कि बच्चे हैं तो उन्हें भूख भी लगेगी, तो वो अपने पास हमेशा थोड़ा, जो भी पॉसिबल होता था, रोस्टेड चना, टिकिया या फिर ग्राउंडनट्स, वो सब अपने पास रखती थी। वह बच्चों से अपने बेटे बेटियों जैसा प्यार करती थी और जैसे माँ अपने बच्चों से प्यार करती है वैसा ही प्यार मौसी सब बच्चों से करती थी। तो मतलब जैसे ही स्कूल की घंटी बजती थी, बच्चे बाहर आते, मौसी को अपना बैग दे देते। इवनिंग टाइम में मौसी नीम ट्री के नीचे बैठकर उनका वेट करती क्योंकि सभी बच्चे वहां खेला करते थे। जैसे ही बच्चे मौसी को देखते उसे कवर कर लेते और उससे डिमांड करते हमें जोक सुनाओ, हमें रिडल सुनाओ, हमें स्टोरी सुनाओ। और मौसी बच्चों को कौन कौन सी कहानियां सुनाती थी? पैरट की कहानी, लकड़ी के हॉर्स की कहानी, काठ मतलब लकड़ी, वुड, घोड़ा मतलब हॉर्स, के हॉर्स की कहानी सुनाती थी, विरोचित पर्सन, ब्रेव पर्सन की कहानी सुनाती थी। और साथ में उसे मालूम था कि बच्चों को भूख भी लगेगी, तो इसलिए वो अपने पास ग्राउंडनट्स, रोस्टेड चना, टिकिया रखती थी और जब भी बच्चों को फील होता तो वो दे देती थोड़ा थोड़ा खाने को सबको। और साथ में बच्चों से कैसे प्यार करती थी? जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। एक दिन ऐसा हुआ कि जब स्कूल की बेल रिंग हुई और बच्चे बैग उठाकर रन करते हुए बाहर आए तो मौसी गेट पर नहीं थी। शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। किस पेड़ के नीचे बैठती थी मौसी? नीम के पेड़ के नीचे। तो जब बच्चे वहां पर गार्डन में गए खेलने के लिए तो देखा मौसी नीम के पेड़ के नीचे भी नहीं है। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है। कोई नहीं जानता था कि आखिर मौसी कहाँ चली गई। स्कूल के फाटक पर भी नहीं थी, उस एरिया में भी नजर नहीं आई, यहाँ तक कि जो इवनिंग टाइम में मौसी जहाँ नीम के पेड़ के नीचे बैठती थी उस प्लेस पर भी मौसी नहीं थी। कई दिन बीत गए, ऐसे ही बहुत दिन स्पेंड हो गए पर मौसी का कुछ पता नहीं चला। पर मौसी के बारे में कोई न्यूज, कोई इंफॉर्मेशन बच्चों को नहीं मिली। उसके बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था। सूना सूना मतलब खाली खाली, एम्प्टी एम्प्टी। सारा एरिया ऐसा लगता था मौसी के बिना जैसे अब उस एरिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि बच्चों का सबसे ज्यादा अटैचमेंट मौसी से था। एक दिन बच्चे मौसी की खोज में घूम रहे थे और बच्चे मौसी को रोज सर्च करते थे, कभी इस प्लेस पर, कभी उस प्लेस पर, कभी उस घर में, कभी उस घर में, लेकिन बच्चों को मौसी कभी नहीं मिली। मगर एक दिन जब बच्चे मौसी को खोज मतलब सर्च कर रहे थे तभी एक मकान मतलब हाउस के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज सुनाई दी। लाउडली कुछ सुनाई दिया उन्हें, हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। हमने ठेका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठेका होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो नहीं ले रखी है मौसी। मतलब जो पर्सन मौसी से बात कर रहा था वो उसके ऊपर चिल्ला रहा था कि हमारे ऊपर तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, 20 दिन से तुम यहाँ हो, 20 डेज से तुम इसी घर में हो, अब इस घर को छोड़ो और गो सम अदर प्लेस। मौसी का नाम सुनकर बच्चे ठिठक कर खड़े हो गए। मौसी का नाम, बच्चे मौसी की खोज में मौसी को सर्च कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस घर के अंदर से मौसी वर्ड सुना वो एकदम सरप्राइज्ड हो गए और वहीं स्टैंड हो गए बिल्कुल। बंद दरवाजे की दरार में से, दरार मतलब होता है क्रैक, दरवाजा, डोर जो था उस घर का वो क्लोज था, बंद था, लेकिन उसमें एक क्रैक था छोटा सा। झांक कर देखा मतलब अंदर देखा तो मौसी एक खाट पर लेटी थी। वो जो डोर का क्रैक था उसमें से बच्चों ने अंदर देखा
तो मौसी एक खाट मतलब कॉट पर थी, लेटी हुई थी। उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था। उसके बाल, उसके हेयर जो थे अनकॉम्ब थे, उलझे हुए मतलब अनकॉम्ब थे, और चेहरा, फेस जो है पूरा सूख गया था, ड्राई हो गया था। मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और बहुत गुस्सा आया। बच्चों को, जब मौसी को उन्होंने इस कंडीशन में देखा कि मौसी बहुत बीमार लग रही है, उसके हेयर भी अनकॉम्ड है, फेस ड्राई हो गया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया। गुस्सा किस बात पे आया कि वो जो पर्सन था जो मौसी के ऊपर चिल्ला रहा था कि 20 डेज से आप यहाँ पर हो, आप इस घर को छोड़कर चली जाओ, उस पर्सन के ऊपर वो बहुत गुस्सा आया, बहुत एंग्री हुए वो। और दुख इसलिए हुआ मौसी की कंडीशन देख करके। दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई। पुल मतलब ब्रिज के। दूसरे दिन नेक्स्ट डे बच्चे हॉकी मैच खेलकर वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि जिस ब्रिज पर से वो जा रहे हैं उसी ब्रिज पर मौसी बैठी हुई है। उसके पास एक छोटी सी गठरी होता है बंडल, बंडल मतलब एक, जैसे एक बेडशीट ले ली, उसमें कुछ कपड़े या कुछ खाने का आइटम या कुछ भी रख लिया और उसको टाई कर लिया, दैट इज गठरी। और लाठी, स्टिक भी थी कि उस ब्रिज पर मौसी बैठी हुई थी और उसके पास क्या क्या था, एक गठरी, एक बंडल था और एक स्टिक थी। मौसी को देखकर सब उसे घेरकर प्रश्न पूछने लगे। जैसे ही बच्चों ने मौसी को देखा, सब उसे घेर कर, मतलब चारों तरफ से उसको कवर कर लिया और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर दिए। तो बच्चे मौसी से, तू इतने दिन कहाँ थी मौसी, यहाँ क्यों बैठी है? बच्चों ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट करे कि तुम इतने दिनों से कहाँ पर थी, किस प्लेस पर थी मौसी, एंड व्हाई आर यू सिटिंग हियर? एक बच्चे ने पूछा, मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा। मौसी ने आंसर दिया कि मैं इस प्लेस को छोड़कर जा रही हूँ। कहते हुए मौसी की आंखें भर आई। मतलब जब मौसी ने ये बात कही कि मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मौसी की आंखों में आंसू भर गए। आंसू मतलब टीयर्स। तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा। अब उन बच्चों में से एक बच्चा था बलदेव, जिसने पूछा कि मौसी आप तो बहुत बीमार थी, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, अब आपकी हेल्थ कैसी है? बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, मौसी ने आंसर दिया। नाउ आई एम ऑल राइट। अपने गांव जा रही हूँ और इसीलिए अपने विलेज जा रही हूँ। हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, सबने एक स्वर में कहा। बच्चों ने अब उससे क्या कहा कि अब तुम किसी प्लेस पर नहीं जाओगी, हम तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे कि तुम किसी भी प्लेस पर जाओ। मौसी की आंखों में आंसू छलक उठे। मौसी की आंखें फिर से आंसुओं से भर गई। मतलब बच्चे मौसी को इतना प्यार करते थे कि सब उसे घेर कर पूछने लगे कि तुम कहाँ थी इतने दिनों तक, अब तुम्हारी हेल्थ कैसी है? और लास्ट में बच्चों ने क्या कहा, तुम अब किसी भी प्लेस पर नहीं जाओगी। दुकान के सामने एक खाट बिछी थी। फिर बच्चों ने जो स्टेप उठाया उसके बारे में था कि दुकान, एक शॉप के आगे, शॉप के सामने एक कॉट थी। 2-3 लड़के भागकर खाट उठा लाए। उसमें से 2-3 बच्चे रन करते हुए गए और उस कॉट को कैरी करके ले आए। उस पर मौसी को जबरदस्ती बैठा दिया और उस कॉट पर मौसी को फोर्सफुली बैठा दिया। खाट को सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए और कॉट को कैरी किया सब बच्चों ने मिलकर, जिसपे मौसी बैठी हुई थी। उस कॉट को कैरी करके वो नीम ट्री के पास ले आए। कन्हैया, अब यहाँ पर बच्चों के नाम दिए गए हैं। कन्हैया उसी में से एक बच्चे का नाम था। भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाया। कन्हैया रन करके गया और अपने घर से दरी, मैट और तकिया, मैट और पिलो लेकर आया। उषा थाली में 2 रोटियां लाई। मौसी को खिलाने के लिए वो 2 चपाती लेकर आई। योगराज एक कटोरे में दूध लाया। कटोरा मतलब बाउल। योगराज एक बाउल में मिल्क लेकर आया। गोपाल घर से लैंप उठा लाया। अब नाइट के टाइम पर लाइट चाहिए थी तो गोपाल गया और अपने घर से नाइट लैंप लेकर आ गया। मुन्नी पीने के लिए पानी लाई। मुन्नी ड्रिंकिंग वाटर लेकर आई। बलदेव के पिता डॉक्टर थे, वह अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया। बलदेव के पिता डॉक्टर थे, बलदेव के फादर डॉक्टर थे, तो उसने अपने फादर को क्लिनिक से बुलाकर लाया। कहा मौसी बहुत बीमार है, आप जल्दी चलकर देखिए। मतलब मौसी की तबीयत ठीक नहीं है, मौसी की हेल्थ ठीक नहीं है, आप जल्दी चलकर मौसी को देखिए।
तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मौसी के लिए सब बच्चों ने क्या क्या किया। कोई चपाती लेकर आया, कोई लैंप लाया, कोई मैट और पिलो लाया, कोई ड्रिंकिंग वाटर लेकर आया, कोई अपने फादर को ही बुलाकर लाया क्योंकि उसके फादर डॉक्टर थे। बच्चे सोचने लगे कि मौसी को कहाँ ठहराया जाए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि मौसी को नीम के पेड़ के नीचे तो नहीं रख सकते, तो किस प्लेस पर वो स्टे करेंगे। उन्होंने निर्णय लिया मतलब बच्चों ने निर्णय डिसाइड किया कि वे बारी बारी से उसे अपने घर में रखेंगे, कि टर्न वाइज, बारी बारी मतलब टर्न वाइज वो अपने घर में उसे स्टे करवाएंगे। बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। बाद में बच्चों ने हेडमास्टर, जो स्कूल के हेडमास्टर थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि मौसी को स्कूल में ही कुछ वर्क दिया जाए करने के लिए। हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में कोठरी भी दे दी। हेडमास्टर जी एग्री हो गए। उन्होंने मौसी को वर्क तो दिया ही, साथ में एक स्कूल में छोटा सा रूम भी प्रोवाइड करा दिया जिसमें अब मौसी रहती थी। मौसी फिर से स्कूल के आंगन में रहने लगी। आंगन मतलब कोर्टयार्ड, कि स्कूल का जो ग्राउंड था, आंगन था, उसमें मौसी स्टे करने लगी। बच्चे उसे घेरे रहते और वह उन्हें कहानियां सुनाती। बच्चे फिर से वही पुराने दिन की तरह से कवर कर लेते और मौसी से डिमांड करते, हमें कहानी सुनाओ। पहले बच्चे मतलब मौसी बच्चों को कौन कौन सी कहानियां सुनाती थी? लकड़ी के हॉर्स की कहानी, ब्रेव पर्सन की कहानी, पैरेट की कहानी, जो भी वो डिमांड करते थे। बच्चे अब फिर से डिमांड करते और मौसी उन्हें वही कहानी सुनाती। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती और सभी घरों में झांक उनका कुशल क्षेम पूछती। फर्स्ट लाइन में आपने पढ़ा था कि मौसी सुख और दुख में उस इलाके के सभी लोगों की हेल्प करती थी। तो इवनिंग टाइम में जब मौसी बच्चों से भी फ्री हो जाती तो अपनी स्टिक लेती और स्टिक को टेकती हुई, मतलब एक एक स्टेप रखती हुई बाहर निकलती स्कूल से और बाहर जाके उस पूरे एरिया का एक राउंड लेती और सब घरों में सबकी हेल्थ, सबके बारे में पूछती कि कोई हेल्प की जरूरत तो नहीं है। सांझ ढले मतलब इवनिंग होने के बाद, इवनिंग ऑलमोस्ट फिनिश होने के बाद अपनी कोठरी में वापस आती और चैन की सांस लेती। चैन की सांस मतलब रेस्ट करती पूरी तरह से। इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। इस तरीके से बच्चों की हेल्प के कारण, उनके प्यार के कारण, उनके अटैचमेंट के कारण मौसी के लाइफ में हैप्पी लाइफ फिर से वो स्पेंड करने लगी। तो बच्चों ने मौसी की हेल्प की, उन्हें स्कूल में जॉब मिल गई। मौसी बच्चों को फिर से कहानियां सुनाने लगी। इवनिंग टाइम में वो स्कूल से बाहर आती, उस पर्टिकुलर एरिया का राउंड लेती और सबके घरों में जाकर उनकी हेल्प के लिए या उन्हें कोई नीड है सबके लिए पूछती और वापस अपनी कोठरी में आ जाती और अपना टाइम स्पेंड करती। तो ये मौसी का एक लेसन है जिसमें कि बताया गया है कि एक अननोन लेडी थी वो, लेकिन फिर भी सब लोगों का उससे कितना अटैचमेंट था और छोटे बच्चों ने किस तरीके से उसकी हेल्प की।